बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। पारस को इत्मीनान नहीं हुआ। कामरान 17 या 18 बरस का था। अपनी बड़ी बहन की खातिर ख्वाह हिफाजत नहीं कर सकता था। पारस छत से उतरकर नीचे आया, फिर कार में बैठकर उसे ड्राइव करता हुआ इहाते से बाहर आया। समीना की कार नज़रों से ओझल हो गई थी। वो कार की रफ्तार बढ़ाता हुआ लिबर्टी मार्केट के सामने आया। समीना और कामरान नज़र नहीं आ रहे थे, पता नहीं किधर निकल गए थे। पारस ने एक जगह अपनी गाड़ी रोकी, फिर अपनी कलाई की घड़ी की चाबी ज़रा बाहर खींचकर उसे मखसूस अंदाज में घुमाने लगा। मैं ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ था। अपनी रिस्ट वॉच से अलार्म की हल्की सी आवाज़ सुनकर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। अपनी रिस्ट वॉच के मखसूस अलार्म को सुनकर समझ गया कि बेटा बुला रहा है। मैंने उसके पास पहुंचकर पूछा, खैरियत तो है? वो बोला, आपने फूफो को ताकीद की थी कि बच्चों को लिबर्टी मार्केट से आगे ना जाने दें। अभी समीना बाजी कामरान के साथ कार में कोठी से निकली थीं। मैं ताकुब करने के लिए लिबर्टी मार्केट तक आया हूं, लेकिन वो दोनों नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं अभी मालूम करता हूं। मैं समीना के पास गया। वो इकबाल टाउन से गुजरती हुई मुल्तान रोड की तरफ जा रही थी। उसके चोर ख्यालात बता रहे थे कि वो माँ से झूठ बोल कर आई है और अब पता नहीं क्यों मुल्तान के रास्ते पर ठोकर नामी कस्बे की समत जा रही थी। मैंने पारस के पास आकर कहा, मुल्तान रोड की तरफ जाओ, वो और कामरान ट्रैप किए जा रहे हैं। पापा, मैं पहली बार लाहौर आया हूँ, मुल्तान रोड का रास्ता नहीं जानता, फिर भी लोगों से पूछता हुआ पहुँच जाऊँगा। आप समीना बाजी के पास जाएं। मैं सोच के ज़रिए समीना को मुखातिब करता तो दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला मेरी मौजूदगी से होशियार हो जाता, फिर वो समीना और कामरान को नुकसान पहुंचा सकता था। मैंने दुश्मन को खुशफहमी में रखा कि फरहाद और उसके दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले दीगर मामलात में मसरूफ़ हैं और समीना के अगवा से बेखबर हैं। इस तरह मैं उन दोनों पर नज़र रख सकता था। मैंने कामरान के ख्यालात पढ़े। वो सोच रहा था, बाजी मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? मैं बाजी से बार बार पूछने की कोशिश करता हूँ, मगर जाने क्या बात है कि नहीं पूछ रहा हूँ। इसका मतलब ये था कि वहाँ दो दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले थे। दूसरे ने कामरान के दिमाग को अपने काबू में कर रखा था। मैंने पारस के पास आकर देखा, वो ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही को लिफ्ट देकर फिल्म स्टूडियो की तरफ जा रहा था। इस तरह वो मुल्तान रोड पहुँच गया था। मैंने कहा, इसी रास्ते पर सीधे ठोकर की समत जाओ। वो सिपाही को फिल्म स्टूडियो के सामने उतार कर तेज़ी से ड्राइव करते हुए समीना की कार तक पहुँचने की कोशिश करने लगा। उस रास्ते पर कई किलोमीटर ड्राइव करने के बाद समीना ने एक जगह कार रोक दी। उस कार के सामने एक सुजुकी वैगन खड़ी हुई थी। समीना और कामरान सहरज़दा होकर कार से उतरकर वैगन की तरफ जा रहे थे। मैंने उनके ज़रिए वैगन का नंबर पढ़ लिया। वहाँ 3 अफराद थे। उन्होंने समीना और कामरान को अंदर बिठाया, फिर एक एक सिरिंज निकाली। वो दोनों को इंजेक्शन लगाना चाहते थे। मैंने दोनों को जिद्दोजहद पर मजबूर किया, लेकिन समीना को संभाला तो कामरान को इंजेक्शन लगा दिया गया। कामरान को बचाने आया तो समीना के बाजू में सुई चबो दी गई। दूसरे ही लम्हे में वो दोनों बेहोश हो गए थे। मैंने पारस को वैगन का नंबर बताकर कहा, तुम करीब पहुंच रहे हो, रफ्तार और बढ़ा दो, मैं अभी आता हूं। मैंने एक इसराइली हाकिम के पास आकर कहा, तुम्हारे एक बड़े सरमायादार की मेडिकल लेबॉरेटरी आधे घंटे बाद बम के धमाके से तबाह हो जाएगी। उसे बचाना चाहते हो तो अपने ख्याल ख्वानी करने वालों से कहो मेरी भांजी और भांजे समीना और कामरान को वापस उनके घर पहुंचा दें। हाकिम ने कहा, हमारा कोई ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे किसी रिश्तेदार? मैंने सख्त लहजे में उसकी बात काट कर कहा, यू शट अप। जब तक समीना और कामरान घर वापस नहीं मिलेंगे, हर आधे घंटे के बाद एक मिल या एक फैक्ट्री तबाह होती रहेगी। दैट्स ऑल। मैंने एक अमरीकी आला अफसर से कहा, फौरन सुपर मास्टर या जॉन लेम्बोडा से राबिता करो। उनसे कहो मेरे दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों ने मेरे 2 रिश्तेदारों को अगवा कर लिया है और मेरे दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले इसराइल और अमरीका में हैं। मैंने यहूदियों को वार्निंग दी है, तुम लोगों को भी वार्निंग देता हूँ। घड़ी देखो, अगर आधे घंटे के अंदर मेरे दोनों अजीज घर वापस ना आए तो तुम्हारा एक आला फौजी अफसर खुदकशी कर लेगा। जब तक दोनों की वापसी नहीं होगी तब तक हर आधे घंटे के बाद तुम्हारे यहाँ की आला शख्सियात यक्के बाद दीगरे खुदकशी करती रहेंगी। उस फौजी अफसर ने कहा, यह तो ज्यादती है, ये शरारत इसराइलियों ने। मैंने उसकी बात काट कर कहा, शट अप, ज्यादा ना बोलो। अमरीकी और इसराइली अकाबरीन आपस में फैसला करें, मौत और तबाही या जिंदगी और सलामती। उस फौजी अफसर ने सुपर मास्टर होली मैन को मेरी वार्निंग सुनाई। लेम्बोडा ने इसराइली हाकिम के दिमाग में आकर कहा,
तुम अपनी मुसीबत हमारे सर क्यों डालते हो? तुमने फरहाद के अजीज़ों को अगवा क्यों करवाया है? हमने किसी को अगवा नहीं करवाया। ढिठाई की एक हद होती है। हट धर्मी करते रहोगे तो हमारे तुम्हारे अहम ओहदेदारान बेमौत मारे जाएंगे। वो बोला, हमें बहुत से मामलात का इल्म नहीं होता, शायद गोल्डन ब्रेन्स ने अगवा करवाया हो। हम उनसे बात करेंगे। तुम्हारे बातें करने तक आधा घंटा गुजर जाएगा। तुम फरहाद से राब्ता करो, उससे वादा करो कि उसके अजीज़ों को हम ढूंढ निकालेंगे। वो हमें लंबी मोहलत दे। मैं सुजैना और गैब्रियल से कह रहा था, तुम्हारी लिस्ट में वहाँ की जितनी बड़ी मिलें और फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें से एक बड़ी मिल को 20 मिनट के बाद तबाह कर दो। गैब्रियल ने कहा, मैं इस काम के लिए तन्हा जाऊँगा। सुजैना यहाँ अली तैमूर की निगरानी करेगी। वो तनवीमी नींद में है। बेदार होने के बाद उसे अपनी असलियत और पिछली ज़िंदगी याद आ जाएगी। मैंने लैला को मुखातिब करके पूछा, अली पर अमल करते वक्त कोई मदाखलत तो नहीं हुई थी? वो बोली, हम मुतमईन हैं। मेरे अमल के वक्त सुल्ताना और सलमान उसके दिमाग में छुपे हुए थे। कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला अली के अंदर छुपा हुआ नहीं था। चलो अच्छा है, तुम अभी गैब्रियल के पास रहोगी। वो एक मिशन पर जा रहा है। कोई गड़बड़ हो तो मुझे इतला देना। सुल्ताना से कहो वो सुजैना के पास रहे। उसी वक्त मैंने पराई सोच की लहरों को महसूस किया और सांस रोक ली। फिर दूसरी बार सांस ली तो वही सोच की लहरें वापस आईं। मैंने पूछा, कौन हो तुम? मैं जॉन लेम्बोडा हूँ। आपकी ये बात दुरुस्त है कि आपके दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले अमेरिका और इसराइल में हैं। हम कसम खाकर कहते हैं ये इसराइलियों की शरारत है। उनकी सज़ा हमें ना दें। हमारे किसी बेगुनाह ओहदेदार को मौत की सज़ा ना दें। साबित कर दो कि ये इसराइलियों की शरारत है या मेरे अजीज़ों को घर वापस पहुंचा दो। साबित करने या अजीज़ों को ढूंढ निकालने के लिए बहुत कम वक्त दिया है आपने, और अब तो 15 मिनट रह गए हैं। हमें यहूदियों से निमटने के लिए कम से कम 4 घंटों की मोहलत दो। घड़ी देखो, मैं मज़ीद 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। अब जाओ। मैंने सांस रोक ली। वो दिमाग से निकल गया। मैं सोचने लगा, किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं देनी चाहिए। आखिर किस मुल्क के ख्याल ख्वानी करने वाले मेरे खिलाफ ऐसा करने की जुर्रत कर रहे हैं? मुझे याद आया, 2 दिन पहले चौधरी हाकिम अली हाकिम जॉन स्मिथ से मिलने लंदन गया था। उन दोनों से कुछ मालूम हो सकता था। मैं चौधरी के पास गया। वो एक महंगे होटल में एक महंगी कॉल गर्ल और महंगी शराब से अपना दिल बहला रहा था। उसके इत्मीनान से जाहिर था कि उसे उसकी सलामती की खातिर खास ज़मानत दी गई है। उसके चोर ख्यालात ने बताया। जॉन स्मिथ ने यकीन दिलाया है कि 2-3 दिन में पाकिस्तान से फरहाद के कदम उखड़ जाएंगे और वो चौधरी के किसी मुल्की या गैर मुल्की बैंक अकाउंट पर हाथ नहीं डाल सकेगा। चौधरी ने पूछा था, ऐसे क्या इक़दामात किए जा रहे हैं कि ज़बरदस्त कहलाने वाला फरहाद मैदान छोड़कर भाग जाएगा? स्मिथ ने कहा था, ये ना पूछो, मैं कुछ बता दूंगा तो फरहाद को मालूम हो जाएगा कि उसके खिलाफ कैसी चालें चली जा रही हैं, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में आता रहता है। जॉन स्मिथ को खुशफहमी थी कि मैं उसके दिमाग में नहीं आता हूँ। मैंने उसके ख्यालात पढ़े। पता चला एक इसराइली ख्याल ख्वानी करने वाले ने उससे राबिता किया था और उसे यकीन दिलाया था कि फरहाद आइंदा किसी की सनत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गोल्डन ब्रेन्स ऐसी चालें चल रहे हैं कि फरहाद मजबूर होकर सिर्फ पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपने दोनों इंसानी रोबोट्स को भी इसराइल से वापस बुला लेगा। जॉन स्मिथ ने पूछा था, तुम्हारे गोल्डन ब्रेन्स आखिर क्या करने वाले हैं? ख्याल ख्वानी करने वाले ने कहा था, मिस्टर स्मिथ, ये ना पूछो, फरहाद किसी ज़रिए से तुम्हारे दिमाग में आकर बहुत कुछ मालूम कर लेगा, फिर हमारे मंसूबों को नाकाम बना देगा। ज़रा सब्र करो, जल्द ही बहुत कुछ सामने आ जाएगा। फरहाद ने पहले कभी ऐसी मात नहीं खाई होगी। ये ख्यालात पढ़कर यकीन हो गया कि यहूदियों ने मेरे खिलाफ यही चाल चली है। मेरी बहन के बच्चों को अगवा करके मुझे कमज़ोर और बेबस बना रहे हैं। अगर मैं ज़िद में आकर समीना और कामरान की सलामती को ख़तरे में डालता, कामरान की जान जाती या समीना की इज्जत जाती, तो मैं बहन को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। मैं पारस के पास आया। वो उस सुजुकी वैगन के पास खड़ा हुआ था जिसमें समीना और कामरान को वो ले जा रहे थे। उसने कहा, पापा, शायद उन्हें पता चल गया था कि मैं ताकुब में हूँ। उन्होंने मेरे पहुँचने से पहले ही गाड़ी बदल ली है। पता नहीं उन्हें किस गाड़ी में आगे ले गए हैं। मैं कई किलोमीटर आगे जाकर देख आया हूँ। बेटे, वहीं किसी आबादी में रहो। समीना और कामरान को जो ही होश आया, मैं मालूम करने की कोशिश करूँगा कि वो कहाँ पहुँचाए गए हैं। फिर मैं आकर तुम्हें बताऊँगा। मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। परेशानी से सोचने लगा, क्या शाहीना को बच्चों के अगवा की इतला देनी चाहिए? मुझे मालूम था कि वो रो रो कर अपना हाल बुरा कर लेगी। इसके बावजूद ये बात ज़्यादा देर छुपाई नहीं जा सकती थी। आखिरकार उसे मालूम होना ही था। मैं बहन को बताने से पहले एक बार समीना और कामरान के पास गया। वो बेहोश थे। उनके दिमाग से कुछ मालूम ना हो सका।
मैं मजबूर होकर बहन के पास गया, फिर एकदम से उछलकर खड़ा हो गया। वो भी बेहोश थी, ना आंख खोल सकती थी, ना ही उसके जरिए मैं कुछ देख सकता था। समीना और कामरान के बाद उसके 2 और बच्चे थे, एक 10 बरस की गुड्डो और 6 बरस का पप्पू। मैंने फौरन उनकी खबर ली। वो दोनों अपनी दादी के पास गए हुए थे। उधर गैब्रियल मेरी हिदायत के मुताबिक एक खुली छत वाली कार में निकला तो उसकी और सुजैना की निगरानी करने वालों ने पुलिस के आला अफसरान को इतला दी। उस अफसर ने एक फौजी अफसर को इतला दी, क्योंकि रोबोट का मामला फौज के हाथ में था। दोनों इंसानी रोबोट्स को घेरने, पाबंद करने और उनकी रिहाइश गाह तक उन्हें महदूद रखने के लिए फौजी जवान हमेशा मुसल्ला और मुस्तैद रहते थे। निगरानी करने वालों ने बताया कि गैब्रियल जाफा की तरफ जा रहा है। तिल अबीब और जाफा एक दूसरे से मिले हुए शहर थे। जाफा में सनतें, मिलें और फैक्ट्रियां थीं। वो समझ गए कि फरहाद के चैलेंज के मुताबिक गैब्रियल किसी मिल को तबाह करने जा रहा है। उसकी कार के डैशबोर्ड के खाने में वायरलेस रखा हुआ था। उस वायरलेस का सुर्ख बल्ब ऑन ऑफ हो रहा था। गैब्रियल ने उसे ऑन किया। एक फौजी अफसर की आवाज़ आ रही थी, हेलो हेलो गैब्रियल, अपनी रिहाइश गाह में वापस जाओ, तुम जाफा के मिल एरिया में दाखिल नहीं हो पाओगे। गैब्रियल ने जवाब नहीं दिया, वायरलेस सेट को ऑफ कर दिया। जब वो जाफा के सनती इलाके में पहुंचा तो दूर दूर तक फौजी जवान जदीद हथियारों के साथ दिखाई दे रहे थे। वो सब उस पर हमला करने के लिए तैयार थे, अपने अफसरान के हुक्म के मुंतजर थे। गैब्रियल ने एक मिल के गेट के सामने गाड़ी रोक दी। लैला ने उससे कहा, कार से बाहर निकलो और फौजियों के सामने दोनों हाथ उठाकर खड़े हो जाओ, मैं मिल के अंदर पहुंचती हूँ। एक फौजी अफसर ने ललकारते हुए कहा, गैब्रियल, बंदूक की 2 गोलियां तुम पर असर नहीं करेंगी, लेकिन यहाँ सैकड़ों राइफलें और सब मशीन गनें हैं। सैकड़ों हजारों गोलियां तुम्हें छलनी कर देंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में तेज़ाब स्प्रे करने के इंतजामात हैं। सर से पांव तक तुम्हारा गोश्त गल जाएगा। खुद अपनी जान के दुश्मन ना बनो, वापस चले जाओ। वो कार से निकलकर बाहर आया, फिर दोनों हाथ उठाकर बोला, अपने जवानों से कहो यहाँ आकर मेरी और गाड़ी की तलाशी लें और इत्मीनान कर लें कि मैं यहाँ अपने साथ तखरीबकारी का कोई सामान नहीं लाया हूँ। 4 जवान अपने अफसर के हुक्म से उसके पास आए। 2 ने उसकी और 2 ने गाड़ी की तलाशी ली। फिर उन्होंने अफसर के पास आकर उसे कहा, वो निहत्था है, उसके पास कोई असलहा नहीं। अफसर ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? गैब्रियल ने कहा, तुम सबको चश्मदीद गवाह बनाने आया हूँ कि इस मिल की तबाही के वक्त मैं तुम्हारे सामने निहत्था खड़ा हुआ था और मैंने मिल के अहाते में कदम भी नहीं रखा था। तुम हमें यह कहना चाहते हो कि हमारे सामने बेगुनाह खड़े रहोगे और मिल खुद ही खुद तबाह हो जाएगी? जी हाँ, तबाही का जिम्मेदार खुद मिल का मालिक है। हमारे यहाँ इसराइल आने से पहले ही मालिक ने इतनी बड़ी मिल के खास हिस्सों में ऐसे ताकतवर बम छुपा कर रख दिए थे जो खुफिया स्विच बोर्ड से मुंसलिक हैं। उसने अपनी डायरी में लिखा है कि मिल में होने वाली जेलसाजी कभी पकड़ी गई तो वो सबूत बाहर आने से पहले ही मिल को तबाह कर देगा। वो डायरी मिल मालिक के बेडरूम में रखी हुई है। लैला मिल मालिक के दिमाग पर कब्जा जमा चुकी थी। उसने स्विच बोर्ड के एक बटन को दबाया। मिल के एक हिस्से में बम का जबरदस्त धमाका हुआ। उस हिस्से की हर चीज पुर्जे पुर्जे होकर फजा में उड़ने लगी। मुसल्ला फौजी अपनी पोजीशनें छोड़कर मिल के अहाते से दूर भागने लगे। यक्के बाद दीगरे धमाके हो रहे थे। आग के शोले आसमान की तरफ लपक रहे थे। गैब्रियल अपनी जगह दोनों हाथ उठाए उसी तरह खड़ा हुआ था। धमाकों के बायस मशीन के पुर्जे दूर तक बिखर रहे थे। उसके जिस्म पर भी आकर लग रहे थे, गोश्त और खाल में घुस रहे थे। वो 2 उंगलियां अपने जिस्म में पैवस्त करके उन पुर्जों को निकाल कर फेंकता था, फिर हाथ उठाकर खड़ा हो जाता था। ये जो कुछ हो रहा था उसका मंसूबा मैंने उस वक्त बनाया था जब ये फैसला किया कि इसराइली मसनूआत पाकिस्तान में नाम बदलकर नहीं आएंगी। अगर कोई चालाकी की गई तो यहूदी सनतकारों को नुकसान उठाना पड़ेगा। लैला और सलमान ने मिल मालिक के दिमाग पर कब्जा जमा कर खुद ही उसके हाथों से वो तमाम बम खास जगहों पर छुपा कर रख दिए थे। आज दुश्मनों ने मुझे मजबूर और बेबस बनाने के लिए मेरी बहन और बच्चों को अगवा किया तो मैंने इंतकामी कार्रवाई का ये पहला नमूना पेश कर दिया। ये सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ था, लेकिन मेरी बहन शाहीना को अगवा करके उन्होंने मुझे किसी हद तक तोड़ दिया था। इतनी बड़ी दुनिया में वही एक ऐसी बहन थी जिसे मैंने बाप बनकर गोद में खिलाया था। आज उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे थे। पहले शौहर मारा गया, फिर बच्चे अगवा हुए और अब दुश्मन उसे भी कहीं ले गए थे और इस यकीन के साथ ले गए थे कि मैं अपनी बहन की ज़िंदगी कभी दांव पर नहीं लगाऊंगा। मुझे उनकी शराइत के सामने झुकना ही पड़ेगा। ये बड़ी ज़बरदस्त चाल थी। वाकई मैं बहन की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकता था।
मुझे उनसे बहन का मुतालबा करने से पहले कोई ऐसा जवाबी कदम उठाना था जिसके नतीजे में वो शाहीना, समीना और कामरान को वापस करने पर मजबूर हो जाते। मैंने सोनिया के पास आकर उसे तमाम रूदाद सुनाई। उसने सुनकर एक हाथ से सर थाम लिया, फिर कहा, ये क्या हो गया फरहाद? वो तो शाहीना को हासिल करने के बाद फिरौन बन जाएंगे। मैं इसलिए शाहीना का मुतालबा करने उनके पास नहीं जा रहा हूँ। वो समझ रहे हैं अभी मुझे अपनी बहन के अगवा का इल्म नहीं है। इल्म होगा तो मैं ज़रूर उनके पास जाऊँगा। जब तक वो मेरे मुतालबे का इंतज़ार कर रहे हैं तब तक हमें कुछ कर गुजरना चाहिए। वो उठकर टहलने लगी, तेज़ी से सोचने लगी, फिर रुक कर बोली, फ़ौरन किसी को आलायकार बनाकर उसे शाहीना की कोठी के अंदर भेजो। उसके ज़रिए शाहीना, समीना और कामरान के बदन से उतरे हुए कपड़े मंगवाओ। सलमान को अपने पास बुलाओ, वो ये काम करेगा। तुम इंटेलिजेंस के आला अफसर को दोस्त बनाओ या आलायकार। उसके ज़रिए 3 शिकारी कुत्ते हासिल करो। उन तीनों की उतरन उन्हें सुंगाओ। वो ज़रूर तुम्हें और पारस को उन तीनों तक पहुंचा देंगे। सोनिया ने बड़ी तेज़ी से सोचा था और खूब सोचा था। शिकारी कुत्तों के ज़रिए पहुंचने की बात मेरे दिमाग में भी आ सकती थी, मगर परेशानी के बायस मैं हर पहलू पर गौर करने के काबिल नहीं रहा था। ये दुश्मनों की कामयाबी थी कि वो ऐसी चालों से मेरे जहन को मुतासिर और मफलूज कर रहे थे। मैंने सलमान के पास आकर उसे समझाया कि उसे क्या करना है। उसने कहा, आप जल्द अज जल्द कुत्तों को शाहीना बहन की कोठी के सामने लाएं। उसके सामने वाली कोठी मिस्टर ऑनर डिसोजा की है, जहां पारस का क़याम है। मैं ऑनर डिसोजा के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे शाहीना के घर में ले जाऊंगा और इन तीनों की उतरन हासिल कर लूंगा। मैंने इंटेलिजेंस के आला अफसर के पास आकर उसे मुखातिब किया, उसे दिमाग में अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाया। वो परेशान होकर बोला, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, मैं एक मामले में तुम्हारी मदद चाहता हूँ। मैं हाजिर हूँ, आपका काम करके मुझे खुशी होगी। इस मामले को खुफिया रखना होगा। मुझे 3 जासूस कुत्तों की ज़रूरत है जो भू सूंघ कर अपने टारगेट तक पहुँच जाते हों। मामला क्या है? दुश्मनों ने मेरी बहन और 2 जवान बच्चों को अगवा किया है। उन तीनों को लाहौर शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में कहीं छुपा दिया गया है। अफसर बोला, मैं समझ गया। क्या उन तीनों के बदन की उतरन है? जी हाँ, आपको गुलबर्ग की एक कोठी के सामने वो कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन बड़ी राजदारी से कुत्तों को ले जाकर उन्हें तलाश करना होगा। आपके महकमे के किसी भी फर्द को ये मालूम ना हो, वरना दुश्मनों को खबर हो जाएगी। आप इत्मीनान रखें, मैं मुकम्मल राजदारी से काम करूंगा। आप मौजूद रहें और गुलबर्ग की कोठी तक मुझे गाइड करें। उसी वक्त सलमान ने मेरे पास आकर कहा, फरहाद भाई, आप कोई दूसरी तदबीर आजमाएं, शिकारी कुत्ते काम नहीं आएंगे। मैंने पूछा, क्या बात है? मैं ऑनर डिसोजा को बहन शाहीना की कोठी में ले गया था। उसके ज़रिए पता चला तीनों के बाथरूम में जितने उतारे हुए लिबास थे उन्हें पहले ही जलाकर राख कर दिया गया है। दुश्मनों ने मुझे फिर बुरी तरह नाकाम कर दिया था। मैंने आला अफसर से कहा, आपके ताउन का शुक्रिया। दुश्मनों ने वो तमाम कपड़े जला दिए हैं। आपके कुत्ते काम नहीं आएंगे। हमारी मुलाकात फिर कभी होगी। खुदा हाफिज। मैं सोनिया के पास आया, उसे दुश्मनों की तेज़ी और चालाकी बताई। उसने कहा, मैं बड़ी देर से हर पहलू पर गौर कर रही हूँ, तरह तरह की तदाबीर सोच रही हूँ, लेकिन किसी तदबीर पर अमल करने से खातिर खा नतीजा नहीं निकलेगा। इस बार यहूदियों ने हमें बुरी तरह जकड़ लिया है और ये सब 6 गोल्डन ब्रेन्स की जहानत और चालबाजियों से हो रहा है। मैं पहले ऐसे ही किसी बुरे वक्त के मुतल्लिक सोचता था और शाहीना से दूर रहता था ताकि दुश्मन बहन के रिश्ते को मेरी कमज़ोरी कभी ना बनाए। आज वो यही कर रहे हैं। मैं कहते कहते रुक गया, सांस भी रोक ली। पराई सोच की लहर महसूस हुई थी। फिर मैंने सांस ली तो उसी सोच ने कहा, शाहीना। दुश्मन को इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं थी। वो जानते थे कि मैं बहन का नाम सुनते ही उनके पास जाऊंगा और उसके अगवा का इल्म हो जाएगा। और वाकई अब मैं अनजान बनकर नहीं रह सकता था। मैं शाहीना के पास आया। वो होश में थी और रो रही थी। उसकी सोच ने बताया कि उसके दिमाग में किसी ने आकर कह दिया था कि समीना और कामरान भी अगवा किए गए हैं और अब उसका भाई फरहाद उनमें से किसी को जिंदा सलामत वापस नहीं ले जा सकेगा। मैंने मज़ीद मालूम किया, वो गहरी तारीकी में फर्श पर बैठी हुई थी। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। दोनों टांगों को भी रस्सियों से बांधा गया था और मुंह पर टेप चिपका दी गई थी। वो किसी को मदद के लिए नहीं पुकार सकती थी। मैंने उसे मुखातिब किया, शाहीना, मैं तुम्हारा भाई फरहाद हूँ। वो रोते रोते चौंक गई। सर उठाकर तारीकी में घूरती हुई बोली, भाईजान, मेरी समीना और कामरान को बचाएं। मुझे बताएं वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। खुदा ने चाहा तो वो खैरियत से होंगे। मैं अभी उनके पास जाकर आता हूँ। तुम आंसू ना बहाओ, हौसले से काम लो। मेरे आंसू थम जाएंगे। आप बच्चों के बारे में अच्छी खबर सुनाएं। मैं अभी जाता हूँ। मैं समीना के पास आया।
वो और कामरान होश में आ गए थे। उन दोनों को भी रस्सियों से बांधा गया था। उनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थीं और मुंह पर टेप लगे हुए थे। वो बड़े हौसले से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि मामू को खबर होगी और वो दुश्मनों को सख्त सजाएं देकर उन्हें कैद से निकाल लेंगे। मुझे नदामत सी हुई। दोनों बच्चों को मुखातिब करने का हौसला नहीं हुआ। मैंने एक इसराइली हाकिम के पास आकर गुस्से से कहा, क्यों मेरे कहरो गज़ब को भड़का रहे हो? मेरी बहन और उसके बच्चों को फौरन रिहा करो, वरना मैं। वो बात काट कर बोला, वरना तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। दीवार से सर टकराकर मर जाओगे। तुम्हारे जैसे लोगों को ही अकड़ते देख कर कहते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। मैं अभी जला नहीं हूँ, बाकी हूँ। अभी एक मिल का नमूना पेश किया था, ये तो कुछ भी नहीं। अगर तीनों को फौरन रिहा ना किया गया तो मैं मुमलिकत इस्राइल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। फरहाद, हमें धमकियां ना दो। अब तुम्हारा मुकदमा गोल्डन ब्रेन्स की अदालत में है। तुम देख रहे हो मैं कंप्यूटर और टीवी के सामने हूँ। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आओ, मैं तुम्हें गोल्डन ब्रेन्स की अदालत में ले चलता हूँ। उसने टीवी को ऑन किया, फिर कंप्यूटर को ऑपरेट करने लगा। स्क्रीन पर तहरीर उभरने लगी, अटेंशन गोल्डन ब्रेन्स, फरहाद हाजिर है। वो तहरीर मिट गई। फिर गोल्डन ब्रेन्स की तरफ से तहरीर उभरने लगी। स्क्रीन पर लिखा हुआ था, ऊंट एक दिन पहाड़ के नीचे आता है, आखिर आज आ ही गया। तुमने अपनी बहन के दरवाजे पर एक अदालत लगाई थी, एक अदालत हमारी भी है। इस अदालत में तुम्हारे खिलाफ बेशुमार इल्जामात हैं। वो तहरीर मिटने लगी, दूसरी तहरीर उभरने लगी। तुमने हमारी पहली टेलीपैथी जानने वाली शीबा को अगवा किया, उसे मोहब्बत का फरेब दिया और उसकी मौत का सबब बन गए। तुमने हमारे पेशवा रबी असफंदियार को भी मार डाला और 4 गोल्डन ब्रेन्स को भी बेदर्दी से कत्ल किया। तीसरी तहरीर स्क्रीन पर नजर आई। ये तो चंद बड़े बड़े केस हैं जिनके तुम मुजरिम हो। इनके अलावा पिछले 25 बरसों में तुम या तुम्हारे लोग यहाँ आते रहे, हमें भारी नुकसानात पहुँचाते रहे और बेशुमार जुराइम के मुर्तकिब होते रहे। ये तहरीर मिट गई। चौथी तहरीर नजर आई। तुम्हारा ताज़ा तरीन जुर्म यह है कि तुम हमारे एजेंट्स को कत्ल कर रहे हो और हमारी सनतों को तबाह कर देना चाहते हो। राजा सफदर अली जान शेरबाज के बाद चौधरी हाकिम अली हाकिम के पीछे पड़ गए हो और अभी कुछ देर पहले तुमने हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी मिल को तबाह कर दिया है। बस बहुत हो चुका, इसके बाद अब तुम कुछ नहीं कर सकोगे। अगर अब भी दावा है कि कुछ कर सकते हो तो ज़रूर कर गुजरना, लेकिन पहले एक तमाशा देखो, हम अभी दिखाएंगे। उसे देखकर तुम हमारे सामने घुटने टेक दोगे। उस तमाशे से पहले हमारी चंद शराइत सुन लो। जब तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम हमारे सामने मफलूज हो चुके हो तो पहली शर्त यह होगी कि अपने दोनों रोबोट्स को यहाँ से ले जाओ। दूसरी शर्त यह कि फ़ौरन पाकिस्तान से निकल जाओ। तीसरी शर्त यह होगी कि तुम्हारे दोनों बेटे सोनिया और तुम्हारे ख्याल ख्वानी करने वाले कभी हमारे किसी मामले में मदाखलत नहीं करेंगे। और आखिरी शर्त यह कि तुम ख्याल ख्वानी छोड़ दोगे और सोनिया के साथ गोशा नशीन हो जाओगे। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? वो इस्राइली हाकिम मेरा जवाब कंप्यूटर के जरिए पहुंचाने लगा। मैंने कहा, तुम्हें सिर्फ एक नसीहत करता हूं, आर्जी कामयाबी के नशे में कोई गलती ना कर बैठना, वरना पछताने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। मेरी बहन और दोनों बच्चों को जिंदा सलामत रखना। खुदा ना खास्ता उनकी जान को कुछ हुआ तो तुम्हारे मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। गोल्डन ब्रेन्स की तरफ से तहरीर उभरी। तुम्हारी नसीहत भी पढ़ ली और तुम्हारी बचगाना धमकी भी। अब हमारी अदालत जिस फैसले पर अमल कर रही है उसे देखने के लिए समीना के पास जाओ। दैट्स ऑल। स्क्रीन सादी हो गई। मैं फौरन ही समीना के पास आया। वो किसी गाड़ी में बैठी हुई थी। आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसलिए देख नहीं सकती थी। मुंह पर टेप चिपकी हुई थी, वो बोल नहीं सकती थी। कानों में रुई ठोंस दी गई थी, वो गाड़ी से बाहर की आवाज़ नहीं सुन सकती थी। मैंने कहा, बेटी हौसला रखो, मैं तुम्हारे पास हूँ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने महसूस किया वो मेरी सोच की लहरों को नहीं सुन रही है। मैंने पूछा, क्या तुम मेरी बातें सुन रही हो? वो खामोश रही। इसका मतलब था कि दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों ने बुरी तरह उसके दिमाग को जकड़ लिया था। इस तरह कब्जा जमाया था कि मैंने उसकी थोड़ी सी सोच पढ़कर उसकी मौजूदा हालत को समझा था। फिर उसकी सोच की वो कमज़ोर लहरें भी खामोश हो गई थीं। अभी मैं उसकी दिमागी हालत को समझ ही रहा था कि उसने सांस रोक ली। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। मैं अच्छी तरह जानता था कि समीना सांस रोकने के अमल से वाकिफ़ नहीं है। दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों ने मुझे उसके दिमाग से निकालने के लिए ऐसा किया था। मैंने इस्राइली हाकिम के पास आकर पूछा, वो लोग समीना को कहाँ ले जा रहे हैं? उसने कहा, मैं नहीं जानता, अभी गोल्डन ब्रेन से मालूम करता हूँ। उसने टीवी को ऑन किया, फिर कंप्यूटर को ऑपरेट किया। स्क्रीन पर तहरीर नजर आई। अटेंशन गोल्डन ब्रेन्स,
फरहाद पूछ रहा है समीना को वो लोग कहाँ ले जा रहे हैं। ये तहरीर मिट गई। गोल्डन ब्रेन्स की जवाबी तहरीर नजर आई। हम बताएंगे तो फरहाद को यकीन नहीं आएगा, फिर भी बता देते हैं। समीना को उसके घर पहुंचाया जा रहा है। मैंने पूछा, मैं कैसे यकीन करूं? मेरा सवाल स्क्रीन पर दिखाई दिया। दूसरी तरफ से जवाब मिला, तुम लाहौर में हो, बहन के घर जाओ और आंखों से देखो। समीना वहां पहुंचने वाली है, लेकिन तुम उसके दिमाग में नहीं पहुंच पाओगे। दैट्स ऑल। स्क्रीन सादी हो गई। मैं वहां से ऑनर डिसोजा के दिमाग में आ गया। मैं उसी के जरिए देख सकता था कि दुश्मन किस हद तक सच बोल रहे हैं। मैं डिसोजा को कोठी से बाहर लाया और उसके जरिए दाएं बाएं दूर तक देखने लगा। कभी कभी कोई गाड़ी नजर आती थी, फिर शाहीना की कोठी के सामने से गुजर जाती थी। पता नहीं समीना को किस गाड़ी में बिठाया गया था। उसे घर पहुंचते देखकर इत्मीनान होता तो मैं शाहीना को यह खुशखबरी सुना सकता था। अगरचे दुश्मनों से ऐसी मेहरबानी की उम्मीद नहीं थी। मैं ये बात समझ रहा था कि वो मुझे फांसने के लिए समीना को वहां ला रहे हैं ताकि मैं खुद उसे देखने आऊं। इसीलिए उन्होंने मुझे उसके दिमाग से निकाल दिया था। बड़े इंतजार के बाद एक गुजरने वाली गाड़ी शाहीना की कोठी के सामने चंद सेकंड के लिए रुकी। उसका स्लाइडिंग दरवाज़ा खुला। समीना को धक्का देकर बाहर फेंका गया। फिर गाड़ी तेजी से आगे चली गई। मैंने डिसोजा को उसकी तरफ दौड़ाया। उसकी जुबान से बोला, मेरी बेटी समीना, कामरान कहाँ है? वो अचानक डिसोजा को रिवॉल्वर के निशाने पर रखते हुए बोली, खबरदार, आगे ना बढ़ना, गोली मार दूंगी। मैंने डिसोजा को रोक दिया। दुश्मनों ने उसकी आंखों की पट्टी खोल दी थी, उसे आज़ाद कर दिया था और उसे एक रिवॉल्वर दे दिया था। वो हाथ में रिवॉल्वर लिए दौड़ती हुई अपनी कोठी के अहाते में आई। फिर पलटकर डिसोजा को देखते हुए बोली, फरहाद अली तैमूर, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। मैंने उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनने के लिए उसके दिमाग में जाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। मेरी सोच की लहरें वापस आ गईं। वो बोल रही थी, तुमने हम यहूदियों के खिलाफ अपनी बहन के दरवाजे पर अदालत कायम की थी। हमारे एजेंट राजा सफदर अली, जान शेरबाज और राजा सफदर के जवान बेटे को इसी अदालत में मारा था। आज उसी अदालत में तुम्हारी बहन के दरवाजे पर तुम्हारी बहन की बेटी को सजाए मौत दी जा रही है। समीना ने रिवॉल्वर की नाल को अपनी कनपटी से लगाया। मैंने फिर उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की और नाकाम रहा। वो बोली, ये हमारे इंतकाम का पहला नमूना है। अगर तुमने हमारे सामने घुटने ना टेके, हमारी शराइत पर अमल ना किया, तो इसके बाद कामरान और कामरान के बाद तुम्हारी बहन अपने ही दरवाजे पर मारी जाएगी। ये कहते ही उसने ट्रिगर दबा दिया। ठाई की आवाज के साथ वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। मैं एकदम से चीख पड़ा। जिस घर में था वहां की दीवार से सर टकराने लगा। हाय मेरी बहना, मैं तुझे क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने जिंदगी में कई बार जबरदस्त ठोकरें खाई। कभी ऐसा भी हुआ कि दुश्मनों को मजबूर और बेबस समझकर धोखा खाया और उनके मुकाबले में बुरी तरह शिकस्त खाई। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब एक दुश्मन टेलीपैथी जानने वाली ने मुझे गोली मार दी थी और मेरी मौत यकीनी हो गई थी। अगर मुझे फौरी तौर पर बाबा साहब के ऑपरेशन थिएटर में ना पहुंचाया जाता तो आज मैं इस दुनिया में ना होता। अगर मेरे मुकद्दर में कामयाबी और कामरानी है तो नाकामी और शिकस्त भी है, लेकिन ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त शिकस्त कभी नहीं खाई थी जैसी यहूदियों ने मुझे दी थी। उन्होंने मेरी ही बहन के दरवाजे पर मेरी बहन की बेटी समीना को खुदकशी पर मजबूर किया था और मैं इंतहाई बेबसी से देखता रह गया था। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने दीवार से सर टकराया। एक बार नहीं, कई बार टकराया। मेरे हलक से चीखें निकलना चाहती थीं। रोना और चीखना कमजोरी की अलामत है और मर्दानगी के खिलाफ है। मैंने चीखों को अपने अंदर कुचल दिया, अलबत्ता सर टकराने से बाज ना आया। ऐसा शदीद गुस्से में किया जिसका नतीजा ये हुआ कि अंदर का गुबार निकल गया। मैं लुढ़खड़ा कर मंजी पर गिर पड़ा। तकिए पर लहू के धब्बे देखकर पता चला पेशानी से खून बह रहा है। मैंने आंखें बंद कर लीं, गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ये बात बर वक्त समझ में आ गई कि खुद को गुस्से में ज्यादा जख्मी करूंगा तो सांस रोकने के काबिल नहीं रहूंगा। ये भी ख्याल था कि पारस मुल्तान रोड पर समीना और कामरान को तलाश करता फिर रहा है। इस बार बाप के साथ बेटा भी नाकाम रहा था। मैंने सांस रोक ली। पराई सोच की लहरें महसूस हुई थीं। हो सकता है मेरे अपनों में से कोई मुझसे राबता करना चाहता हो, लेकिन दुश्मन भी तो हो सकते थे। वो देखना चाहते होंगे कि उन्होंने जो इंतकामी कार्रवाई की है, मेरी भांजी को मार डाला है, तो मुझ पर उसका रद्द अमल क्या हो रहा है। दूसरी बार भी मैंने पराई सोच की लहरों को महसूस किया, लेकिन सांस रोकने से पहले सलमान ने कोड वर्ड्स अदा किए। उसे पहचानने के बावजूद मैंने सांस रोक ली। वो चला गया।
मैंने उसके दिमाग में जाकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, अपने तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों से कह दो कोई मेरे दिमाग में ना आए, वरना हमारी गुफ्तगू के दौरान दुश्मनों को मेरे अंदर छुप कर रहने का मौका मिल जाएगा। फिर अंदर पहुंचकर मेरे दिमाग में जल्जला पैदा किया जा सकता है। अच्छी बात है, सिर्फ इतना बता दें, क्या आपकी भांजी समीना को कत्ल किया गया है? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? एक इसराइली हाकिम ने फातिहाना अंदाज में जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी को फ़ोन पर यह इतला दी है। हाँ, ये दुरुस्त है। तुम लोग मोहतात रहो, एक दूसरे के दिमाग में ज़्यादा देर रहकर दुश्मनों को और मौका ना दो। खुदा हाफिज। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।